जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी समय बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है फिर से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी लंबा समय हो गया है, आई थिंक 5-6 महीने हो गए हैं। हम लोग अडल्ट हेल्थ नर्सिंग डील कर रहे थे, अब से अडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी हम लोग डील करेंगे और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये सब भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइकोफार्माकोलॉजी। ठीक है, उसमें हम लोग पहले क्लास आज हम लोग देखेंगे एंटी साइकोटिक की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटी साइकोटिक क्लास को। सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स, मेजर ट्रैंक्युलाइजर्स, एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग्स और D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स के इतने सारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं। क्या क्या है? न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं इसको, मेजर ट्रैंक्युलाइजर्स। इसे ज़्यादा याद रखना, MCQs में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग्स और D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं, मेजर ट्रैंक्युलाइजर्स भी बोलते हैं, एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं और D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, दैट इज डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन नामों को आप लोग याद रखना क्योंकि MCQs में आते हैं ये सब। फिर बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि द फर्स्ट एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1950s। ठीक है, ये थोड़ी हिस्ट्री मैं बता रही हूँ, इसे आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, एक्सेप्शन है। तो पहले एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस कब इंट्रोड्यूस हुई? 1950s में। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या फिर कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में पहला क्या आया है हम लोग का? टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, और कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स। और ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है और ये क्या करते हैं, इसके एक्शन क्या है? ये डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स है। ये एंटागोनिस्ट्स क्या होते हैं? आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं और एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट वो होते हैं, ठीक है, ड्रग्स जिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, और ड्रग्स जिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोग को फिर से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में। तो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है। ठीक है, फिर ये डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स है, दैट इज डोपामिन रिसेप्टर को ये लोग ब्लॉक करता है। आगे क्या बोल रहा है कि दिस ऑफन हैव अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट्स सच एज मसल स्टिफनेस, ट्रेमर एंड एबनॉर्मल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, तो इसके कुछ अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, जैसे कि मसल स्टिफनेस होना, ट्रेमर्स होना, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होना। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? द 1990s सॉ द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, फिर 1990s में क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स का डिस्कवर हुआ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स को एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं। ये होते हैं सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट। उसमें सिर्फ डोपामिन एंटागोनिस्ट था। ठीक है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट था, इसमें सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों का एंटागोनिस्ट है। ये दोनों को ब्लॉक करता है, सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करेगा और डोपामिन को भी ब्लॉक करेगा। फिर आगे है कि ड्यू टू फ्यूअर साइड इफेक्ट्स देन द ओल्डर ड्रग्स दे आर नाउ बीइंग यूज्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, इसीलिए अब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? अब रहता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऐसे बना लेना, टिपिकल और एटिपिकल। ठीक है, अब टिपिकल को क्या बोलते हैं? टिपिकल को
दूसरा नाम भी रहता है उसका कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। ये जो दूसरे नाम होता है ना, ये एंटीसाइकोटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ में आती हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो वो आप लिखना कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यू में आते हैं, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। उसको टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। और ये क्या करता है, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स देता था, जैसे कि मसल स्टिफनेस, ट्रेमर और एबनॉर्मल मूवमेंट्स, तो डिस्कवर हुआ फिर 1990s में सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। सेकेंड जनरेशन क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। और ये क्या है, सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट है, सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों को ये ब्लॉक करता है, ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आएगा कि एंटीसाइकोटिक्स में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसे का लिया जाता है, ठीक है, किसे यूज़ किया जाता है, तो वो होगा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एरिपीप्राजोल, ठीक है, ये ड्रग आप लोग याद रखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एरिपीप्राजोल, एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, has been described as a third generation drug due to its unique effects on dopamine receptors and minimal risk for extrapyramidal side effects, ठीक है। एरिपीप्राजोल क्या है, ये थर्ड जनरेशन ड्रग है, ठीक है। और ये रिसेंटली आजकल ये डिस्कवर हुआ है, ठीक है। और ये इसलिए इसको ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है क्योंकि कुछ यूनिक इफेक्ट्स है डोपामिन रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं, मैं आगे इसे बताऊंगी कि ये एपीएस क्या होता है, उसमें मतलब ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स काफ़ी मिनिमम दिखाता है, ठीक है। और बाकी जो एंटीसाइकोटिक्स है, टिपिकल में तो काफ़ी ज़्यादा एपीएस देखने को मिलते हैं और एटिपिकल में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट एरिपीप्राजोल क्या है, ये इसकी यूनिक इफेक्ट है डोपामिन रिसेप्टर्स के और भी, और ईपीएस को ये मिनिमल रिस्क है, ठीक है। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स हम लोगों ने देख लिया, दो क्लासिफिकेशन है, टिपिकल एक है और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। टिपिकल को क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन है। ये डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये सेरोटोनिन और डोपामिन एंटागोनिस्ट है। अब इसमें कुछ ड्रग्स जैसे लॉक्सापाइन, क्लोरप्रोमाजाइन, थायोरिडाजाइन, ठीक है। ये अजाइन आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये दो ड्रग आप लोग याद रखना काफ़ी है। फिर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्लोजापाइन, रिस्पेरिडोन, एरिपीप्राजोल, ठीक है। तो ये इसमें आप ये क्लोजापाइन याद रख सकते हो और ये एरिपीप्राजोल आप लोगों को याद रखना ही है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की ओर, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हाउ बॉडी रिएक्ट्स टू द ड्रग, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि ड्रग, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है ड्रग की ओर, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में इसमें क्या है कि ड्रग को हम लोग टेकन ओरली लेते हैं, ठीक है। ये वेल एब्जॉर्ब्ड होता है, ठीक है, जीआई में। फिर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, ठीक है। इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लिवर में, और एक्सक्रीटेड होता है किडनीज में, ठीक है। तो ये काफ़ी जगह आप लोग को सेम देखने को मिलेगा। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर आप लोगों को कभी याद नहीं आता है, किसी किसी में थोड़ा अल्ट्रेशंस होते हैं, तो वो आप लोग याद रखना। बट हमेशा ऐसे ही रहता है कि ये ओरली लेंगे, वेल एब्जॉर्ब्ड रहता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इसके लिवर में ही होगा और एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, तो ये चीज़ कॉमन रहती है, तो आप लोग याद रखना और वही सब जगह लिख सकते हो, ठीक है। किसी किसी में अल्ट्रेशंस रहते हैं, तो उससे आप लोग ध्यान रखना। अब आगे है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का हम लोगों ने देखा था पहले ही कि डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। तो ये क्या करता है, वर्क बाय ब्लॉकिंग द D2 रिसेप्टर्स, ठीक है। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कैसे काम करते हैं, वर्क बाय ब्लॉकिंग द D2 रिसेप्टर्स एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये क्लियर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, मैं तभी से डोपामिन रिसेप्टर्स, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स ये सब मैं बोल रही हूँ। आप लोग को भी क्वेश्चन ऐसे लग रहा होगा कि डोपामिन और सेरोटोनिन ये सब है क्या, ठीक है। तो मैं एक छोटे स्मॉल जिस्ट में मैं बता दे रही हूँ
कि डोपामिन और सेरोटोनिन होते क्या हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है। हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि डोपामिन और सेरोटोनिन ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये उनमें से 2 मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये इम्पल्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब जो ब्रेन में रिलीज होते हैं, क्या करते हैं, इम्पल्सेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी एनाटॉमी में पढ़ा था, ठीक है। होप आप लोग को याद होगा। मैं इसके ऊपर भी एक टॉपिक बना दूंगी न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में मेंटल हेल्थ में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिसेप्टर्स में ही कुछ डिफेक्ट होने पर या तो फिर इनके हाइपर सिक्रेशन या तो हाइपोसिक्रेशन के कारण काफ़ी सारे डिजीज कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे बता दी हूँ, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सब एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशन में सबसे पहले आता है स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ये एक डिजीज़ कंडीशन है, आगे हम लोग देखेंगे। फिर पैरानॉइड डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये भी स्किज़ोफ्रेनिक में ही अंदर ही आता है। फिर एक्यूट मेनिया, ठीक है, एक्यूट मेनिया ये वाला आएगा बाइपोलर डिसऑर्डर में। फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है। फिर डेलिरियम, डेमेंशिया, हीट स्ट्रोक, मेडिकल कंडीशंस, ठीक है, ये कुछ इंडिकेशंस हैं, और भी काफ़ी सारे इंडिकेशंस होते हैं। अब है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स मतलब टिपिकल एंटीसाइकोटिक के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है। हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जी, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं देते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ में नहीं देते हैं। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉपी उसमें नहीं देते हैं। फिर नैरो एंगल ग्लॉकोमा में नहीं देते हैं। पुअरली कंट्रोल सीजर्स में नहीं देते हैं। और सीवियर कार्डियक, रेनल और लीवर डिसऑर्डर्स में भी हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो जाते हैं फर्स्ट जनरेशन दैट इज टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की। फिर आते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जी, इसमें हम लोग नहीं देते हैं। फिर एल्डरली पेशेंट डायग्नोस्ड विद डिमेंशिया, इसमें भी हम लोग नहीं देंगे। ग्लॉकोमा में, लिवर डिजीज़ में, कार्डियक एरिथमियाज में, सीवियर न्यूट्रोपीनिया में, ठीक है। न्यूट्रोपीनिया मतलब जिसका न्यूट्रोफिल्स कम हो जाता है, ठीक है। फिर बोन मैरो डिप्रेशन में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें भी हम लोग नहीं देते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी हम लोग नहीं देते, क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क में ये अक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब हम लोग देखेंगे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और ये काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट एंटीसाइकोटिक्स के। तो सबसे पहला आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ठीक है, EPS। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के ये 4 हैं। क्या है पहला, न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, ठीक है। तो न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में क्या होता है, इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि रिजिडिटी होना आर्म्स और शोल्डर्स में, ठीक है, ट्रेमर्स होना हैंड्स एंड आर्म्स में, ठीक है, फिर ब्रैडिकाइनेशिया होना, ठीक है, फिर एकाइनेशिया होना, स्टूप्ड पोस्चर रहना, ड्रूलिंग होना, मास्ड फेसेस होना और शफलिंग गेट होना, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलता है, रिजिडिटी होना, ठीक है, आर्म्स और शोल्डर्स में, ट्रेमर्स होना हैंड्स और आर्म्स में, ब्रैडिकाइनेशिया मतलब मूवमेंट का कम हो जाना, ठीक है, एकाइनेशिया होना, फिर स्टूप्ड पोस्चर होना, ड्रूलिंग होना, ठीक है, मास्क जैसा फेस होना और शफलिंग गेट होना, ठीक है। तो ये आता है न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में, ठीक है। ये सब आप लोग को लिखना है, ठीक है, आप बस इतना लिख के मत आ जाना। न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उसे आपको लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है एक्यूट डिस्टोनिया। एक्यूट डिस्टोनिया में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे मस्कुलर स्पैजम्स होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे मस्कुलर स्पैजम्स होते हैं जिससे फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स लीड करता है, ठीक है। और ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स जैसे कि नेक, जॉ, टंग, ठीक है, और पूरे एंटायर बॉडी में हो सकता है। अगर एंटायर बॉडी में अगर मस्कुलर स्पैजम्स हो रहे हैं जिससे फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपिस्थोटोनस, ठीक है, एंटायर बॉडी। तो एक्यूट डिस्टोनिया में क्या क्या होता है, इसमें
धीरे धीरे मस्कुलर स्पैजम्स होते हैं जिससे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, या तो ये नेक में देखने को मिलेंगे, या तो जॉ, या फिर टंग, या फिर एंटायर बॉडी में देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ओपिस्थोटोनस, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज पे आप लोग याद रखना, मेंटल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर टर्मिनोलॉजीज आपको याद नहीं रहेंगे आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। और भी कुछ होता है जैसे कि ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ये भी वाला भी आप लोग लिखना, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ठीक है। इसका मतलब होता है अपर लैटरल मूवमेंट ऑफ द आई, ठीक है। ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस का मतलब होता है अपवर्ड लैटरल मूवमेंट ऑफ द आई। मैं इसकी इमेजेस डाल दूंगी तो आप लोग देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस क्या होता है। तो एक्यूट डिस्टोनिया में क्या क्या होगा, इसमें मस्कुलर स्पैज़म के कारण में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे, नेक, जॉ, टंग में, या फिर एंटायर बॉडी में, जिसको बोलते हैं ओपिस्थोटोनस, ठीक है। और इसमें होता है एक ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, मतलब अपर लैटरल मूवमेंट ऑफ आई, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लोग इसमें याद रखना। अब आते हैं एकाथीशिया, इनर रेस्टलेसनेस ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिमेन स्टिल। आप ना मतलब स्थिर से नहीं बैठ पाओगे, जैसे आप अगर बैठे हुए हो, ठीक है, आपके पैर मतलब हिलते रहेंगे, मतलब आप नहीं करना चाहते हो फिर भी आपके पैर हिलते रहेंगे, इसलिए इसमें बोल रहा है कि इनर रेस्टलेसनेस ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिमेन स्टिल, ठीक है। या फिर आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हो साइकोमोटर रेस्टलेसनेस होना, ठीक है। जनरली देखा गया है कि इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दी थी वो पैर हिलाने वाला, ठीक है। मैं इसकी भी इमेजेस डाल दूंगी तो आप लोग देखना उसको। फिर आता है टार्डिव डिस्काइनेशिया, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल और इरेगुलर कोरियोएथिटॉइड मूवमेंट्स, कोरियोएथिटॉइड मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, कहाँ के, मसल्स ऑफ द हेड, लिम्स और ट्रंक में, ठीक है। और ये कैरेक्टराइज, इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, चूइंग, सकिंग, ग्रिमेसिंग और पेरी ओरल मूवमेंट्स से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। तो ये कोरियोएथिटॉइड है क्या, कोरियोएथिटॉइड में हम लोग देखेंगे कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है ये वर्ड को। पहला है कोरिया, कहाँ मैं लिखूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। कोरियोएथिटॉइड, ठीक है। तो पहला वर्ड है कोरिया। कोरिया मतलब होता है जर्की अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स होना, ठीक है, जर्की अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स, यहाँ पे आप लोग लिख लो जर्की अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स। उसके बाद में आता है एथिटोसिस, ठीक है, एथिटॉइड को एथिटोसिस। एथिटोसिस क्या है, ये स्लो राइटिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स है, ठीक है, स्लो राइटिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स है, ठीक है। तो कोरियोएथिटॉइड क्या है, इसको दो वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। कोरिया मतलब होता है जर्की और एथिटोसिस होता है स्लो राइटिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, ठीक है। पूरा वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है कि इनवॉलेंट्री और एब्नॉर्मल मूवमेंट्स होना, ठीक है। तो टार्डिव डिस्काइनेशन में क्या होता है, इसमें इनवॉलेंट्री एब्नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको बोला गया है कोरियोएथिटॉइड मूवमेंट्स, ठीक है, जिसमें जर्की मूवमेंट्स भी देखा जाता है और स्लो राइटिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट्स भी देखा जाता है, कहाँ कहाँ पे, ऑफ द मसल्स, हेड, लिम्ब और ट्रंक में, ठीक है। और इसमें इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, चूइंग करता है पेशेंट, फिर सकिंग, ग्रिमेसिंग, पेरी ओरल मूवमेंट्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में क्या क्या है, न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, अक्यूट डिस्टोनिया, एकाथीशिया एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया, ठीक है। तो ये चार आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको तो याद रखना ही रखना। आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ये काफ़ी रेयर बट सीरियस डिसऑर्डर है, ठीक है, और एक स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या क्या डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं, मोटर, मेंटल और ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीन तो याद रखना, मोटर, मेंटल और ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर्स। तो मोटर में क्या क्या आ जाएगा, मस्कुलर हाइपरटोनिसिटी रहना, ठीक है, मोटर में मस्कुलर हाइपरटोनिसिटी रहना, फिर स्टिफनेस होना मसल्स का, कहाँ पे, थ्रोट और चेस्ट में, ठीक है, स्टिफनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द थ्रोट एंड चेस्ट,
ठीक है, जिससे क्या होगा, डिस्फेजिया होगा और डिस्निया होगा। ठीक है, ये हो गया मोटर में। मतलब क्या है, पहला है मोटर में मस्कुलर हाइपरटोनिसिटी होना, और दूसरा है स्टिफनेस होना मसल्स का थ्रोट और चेस्ट में, जिससे डिस्फेजिया और डिस्निया होता है पेशेंट को। फिर है मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स में म्यूटिज्म होना, मतलब चुप रहना। ठीक है, उसके बाद में इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होना। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मेंटल में। फिर आता है ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस में। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस में आ जाएगा अनस्टेबल ब्लड प्रेशर होना, टैकीकार्डिया होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, सैलिवेशन होना और यूरिनरी इनकंटिनेंस होना। ठीक है, तो ये 3 चीज़ इसमें देखने को मिलते हैं, मोटर, मेंटल और ऑटोनॉमिक। मोटर में देखने को मिलते हैं जनरलाइज मस्कुलर हाइपरटोनिसिटी होना, फिर स्टिफनेस होना मसल्स का थ्रोट और चेस्ट में, जिससे डिस्पेजिया और डिस्निया होना। फिर मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या, म्यूटिज्म होना, ठीक है, और इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होना। फिर ऑटोनॉमिक में हाइपरटेंशन होना, टैकीकार्डिया होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, यूरिनरी इनकंटिनेंस होना और सैलिवेशन होना। ठीक है, तो ये हो गया न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। फिर आता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स में क्या क्या होता है, ड्राई माउथ होना, कॉन्स्टिपेशन होना, साइक्लोप्लेजिया होना। साइक्लोप्लेजिया मतलब होता है टेम्पररी पैरालिसिस होना सीलियरी मसल्स का। ठीक है, आंखों में जो मसल्स होता है ना, सीलियरी मसल्स, तो उनका टेम्पररी पैरालिसिस को बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया, ठीक है, साइक्लोप्लेजिया। फिर मिड्रियासिस। मिड्रियासिस मतलब होता है वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स में ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, साइक्लोप्लेजिया देखने को मिलेगा, मतलब टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल्स। फिर मिड्रियासिस देखने को मिलेगा, जो कि होता है वाइडनिंग ऑफ प्यूपिल होना। फिर यूरिनरी रिटेंशन, ब्लड विजन होना। ठीक है, ये सब हम लोग को एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। फिर आता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, इसमें जैसे ही मतलब आप लाइंग पोजीशन में है और अगर जैसे ही आप सिटिंग या अपराइट पोजीशन में जाओगे, ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसे भी याद रखना आप लोग। फिर अदर इफेक्ट्स में आ जाता है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड सियालोरिया। तो ए ग्रैनुलोसाइटोसिस में क्या आ जाता है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाता है ग्रैनुलोसाइट्स का। डब्ल्यूबीसीएस में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स का, तो उसमें ग्रैनुलोसाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स की। और सियालोरिया मतलब एक्सेसिव सैलिवेशन होना। ठीक है, और ये जनरली देखा जाता है दोनों, स्पेशली देखा जाता है क्लोजापाइन, जो ड्रग में हम लोगों ने देखा था ना एटिपिकल वाले में, तो उसमें ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग याद रखना क्लोजापाइन के 2 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स। फिर आते हैं कॉमन इफेक्ट्स विद एटिपिकल। एटिपिकल में क्या क्या देखने को मिलेंगे, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा इसमें भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट थोड़े कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हार्मोनल साइड इफेक्ट्स जैसे कि वेट गेन होना, डायबिटीज मेलाइटिस होना। ठीक है, ये सब भी देखने को मिलते हैं, कैटरैक्ट, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। ठीक है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी होना, ये सब देखने को मिलते हैं एटिपिकल में। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और हर क्लासिफिकेशन में नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये तो हम लोग को लिखना ही है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, टू मैनेज ईपीएस, ईदर अल्टर द डोज और डिसकंटिन्यू द ड्रग और चेंज टू अ डिफरेंट एंटीसाइकोटिक। ठीक है, ईपीएस को कैसे मैनेज करना है, या तो अल्टर कर देना है डोज को, या तो फिर डिसकंटिन्यू करना है ड्रग को, या फिर उसको चेंज करना है, डिफरेंट एंटीसाइकोटिक देना है पेशेंट को। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को टू टेक सिप्स ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली टू रिलीव द ड्राइनेस ऑफ माउथ। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को बोलना है कि फ्रिक्वेंटली वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। ठीक है, फिर क्या करना है कि इंक्लूड अ हाई फाइबर डाइट टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है पेशेंट को, तो उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, हाई फाइबर डाइट देके। ठीक है, फिर एडवाइस करना है पेशेंट को टू गेट अप फ्रॉम द बेड स्लोली टू प्रिवेंट फॉल्स एंड अदर कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यहाँ पे गलत लिखा है, हाइपोटेंशन होगा।
हाइपोटेंशन, ठीक है। तो पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो धीरे धीरे अपने बेड से उठे, एक बार में झटके से ना उठे बेड से। ऑलरेडी हाइपोटेंशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और उससे पेशेंट गिर भी सकता है, ठीक है। फिर करना है क्या है कि वार्न पेशेंट फ्रॉम ड्राइविंग अ कार और ऑपरेटिंग मशीनरी, ठीक है। पेशेंट को हम लोग को वार्न करना है कि जब वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस में रहेंगे तभी उन्हें कार ड्राइव नहीं करना है, और जो भी मशीनरीज अगर कुछ काम करते हैं तो वो सब उन्हें नहीं करना है, क्योंकि सेडेशन के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं एंटीसाइकोटिक्स में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को प्रिवेंट एडवाइस करना है कि वो कार ड्राइव ना करें, और अगर कुछ मशीनरी से ऑपरेट करते हैं तो वो ना करें। फिर टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग कंप्लायंस, रेगुलर फॉलोअप्स, ड्रग साइड इफेक्ट्स एंड रिपोर्टिंग इफ टू सीवियर, ठीक है। तो ये हम लोग को बताना है पेशेंट को कि ड्रग कंप्लायंस मतलब ड्रग कंटिन्यूस लेने के इम्पोर्टेंस क्या है, फिर रेगुलर फॉलोअप्स करना, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है ड्रग्स के, और अगर साइड इफेक्ट्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर्स को बताना। फिर पेशेंट रिसीविंग क्लोज़ापाइन इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग एग्रानुलोसाइटोसिस, मॉनिटर टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट स्पेशली इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट, stop the drug if WBC count drops to less than 3000 per mm cube of blood, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना कि पेशेंट्स जो क्लोज़ापाइन लेते हैं, ठीक है, उनका क्या रिस्क हो जाते हैं, एग्रानुलोसाइटोसिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उनको कंटिन्यूस हम लोग को मॉनिटर करते रहना है, WBCs में क्या टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, ये सब देखते रहना है, वो भी फर्स्ट फ्यू वीक्स। जैसे स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट तो फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही हम लोग को इसे ज़्यादा मॉनिटर करते रहना है, और अगर जैसे ही WBC काउंट अगर 3000 पर mm क्यूब इससे अगर कम हो गया है तो हम लोग को ड्रग को स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये थी नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंटीसाइकोटिक। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंटीसाइकोटिक्स क्या है। ये पहला क्लासिफिकेशन है हम लोगों ने आज देखा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्लासिफिकेशन है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ना। MCQs में काफ़ी ज़्यादा आते हैं माइन्यूट चीज़ें, जैसे मैंने ये सब बताया, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखना, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। और 2 ड्रग्स आप लोग याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, दोनों क्लासिफिकेशंस में। सो ये थी आज की हमारी क्लास एंटीसाइकोटिक्स। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।